हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत श्रवण जो बाधित बालक हैं उन श्रवण बाधित बालकों के संदर्भ में किस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करके उनको अधिगम कराने पर बल दिया जाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। श्रवण बाधित जो बालक का अगर हम बात करें तो श्रवण बाधित का तात्पर्य होता है ऐसे बालक जिसको सुनने में समस्या हो या पूर्ण रूप से सुनाई न देता हो। जो आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं या मंद गति से सुनने वाले जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, ऐसे बालकों को या गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक हों या पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालकों हों, इन संपूर्ण बालकों के उपयोग में आने वाले जो विभिन्न संसाधन हैं और विभिन्न गतिविधियां हैं उसका हम लोग चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जैसे अगर सामान्य रूप से अगर आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा उससे कम सुनाई देता है बालक को तो वो भी आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक। तो अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करें तो ऐसे बालकों को कक्ष में आगे बैठाना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक को उपचारात्मक गतिविधियों को भी उसमें या मनोवैज्ञानिक या चिकित्सकों के माध्यम से उस उपचारात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए ताकि बालक उसका उपचार करा सके अगर किसी बीमारी कार्ड से ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही तो। वहीं अगर दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो ऐसे बालकों को जो है सामान्य कक्ष में थोड़ा सा जोर दे करके बोलना चाहिए, विषय को बार बार दोहराना चाहिए और उसको जो है एक प्रकार से रिस्पेक्ट देना चाहिए अध्यापक को और उसका देख रेख या ध्यान में रखना चाहिए। ख़ास तौर से ऐसे बालकों को जो है एक प्रकार से जो है कोई परीक्षण हो या कोई टेस्ट हो या फिर कोई विषय से संबंधित कोई जानकारी हो तो उससे बार बार पुनरावृत्ति भी करना चाहिए, पूछना भी चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवहारिक गतिविधियों के साथ साथ यानी व्यवहारिक जो गतिविधियां हैं वो तो अध्यापक को अपनाना ही चाहिए। फिर भी इस व्यवहारिक गतिविधियों के साथ साथ कुछ जो है वैज्ञानिक प्रारूप, वैज्ञानिक संसाधनों के माध्यम से भी ऐसे बालकों को अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। और वही जो वैज्ञानिक संसाधन है या शिक्षा शास्त्रियों द्वारा जो विकसित संसाधन है उसका हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से उसे पढ़ाया जा सकता है या उसे अधिगम कराया जा सकता है। अगर हम बात करें तो श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रयोग में आने वाले संसाधन में मुख्य जो सुनाई देने वाली मशीन है वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण विधि बताई गई है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित विभिन्न 3 प्रक्रियाओं को बताई गई है। उन 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत सभी प्रकार के श्रवण बाधितों को अधिगम कराने पर बल दिया जाता है या अधिगम कराने में काफ़ी सफलता मिलती है। पहला है मौखिक संप्रेषण। संप्रेषण का तात्पर्य होता है जानबूझ करके सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, संप्रेषण कहलाता है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं क्लास में तो बच्चे थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप लेक्चर दो, मैं ज्ञान को क्या कर रहा हूं, व्याख्यान के माध्यम से उनके तक पहुँचा रहा हूँ, तो उसे कहते हैं व्याख्यान विधि। उसी को कहते हैं संप्रेषण। जैसे आप टीवी में थोड़ी ना कहते हो कि हमको सूचना लिया के दो, टीवी वाला जानबूझ करके भी आपको सूचना मांगो या ना मांगो आपको सूचना पहुंचाता है। तो एक प्रकार से संप्रेषण क्या होता है, जानबूझ करके यह प्रयास किया जाता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया जाता है, उसी को कहते हैं संप्रेषण। यानी जानबूझ करके सूचनाओं को आगे ढकेलना या संप्रेषित करना संप्रेषण कहा जाता है। ये अगर श्रवण बाधित बालक है तो निश्चित रूप से उसे सुनाई देने में कठिनाई है या कोई समस्या है, तो ऐसे बालकों को मौखिक संप्रेषण की बात की जा रही है। मौखिक संप्रेषण का ये तात्पर्य होता है कि बोलते हुए मुख इसमें क्या होता है, मुख के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो मुख के माध्यम से 2 गतिविधियां होती हैं, या तो आप आवाज़ करोगे या तो आप जब तक ओठ नहीं हिलाओगे तब तक कोई आवाज़ नहीं जाएगी, ओठ हिलाओ आवाज़ न जाए। इसीलिए जो है इसको मौखिक संप्रेषण को ध्वनि संप्रेषण नहीं कहा जा सकता। इसको दोनों को मिला करके आपके ओठ की गतिविधियां और आपके आवाज़ की गतिविधियां जब दोनों मिलती हैं तब मौखिक संप्रेषण होता है। तो जो ध्वनि संप्रेषण होता है जिसमें क्या होता है, सामान्यतः जो है बोला जाता है, आवाज़ निकाली जाती है।
तो इसमें जो आवाज़ निकाली जाती है वह ध्वनि की जागरूकता, ध्वनि जैसे आवाज़ निकल रही है उसके प्रति वो सतर्क कैसे रहे, उस आवाज़ को पहचानने के लिए किस प्रकार जागरूक हो और उस आवाज़ को दूसरे आवाज़ से किस प्रकार भिन्न कर सके और उच्च आवाज़ और निम्न आवाज़ में भी विभेद किस प्रकार से कर सके, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह बालक शब्दों को अलग अलग ढंग से पहचान सके और उसके प्रति वह जानकारी हासिल कर सके। यानी ध्वनि के आधार पर उसे जो है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये वास्तव में जो आंशिक रूप से जो श्रवण बाधित बालक होते हैं या मंद गति से जो सुनने वाले बालक होते हैं या मंद श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम करती है ये, क्योंकि जब ध्वनियों को जान जाते हैं, जैसे मैंने बोला का, तो ये तो समझ गया कि पूछ रहा है क्या, हाँ, इस तरह से तो एक प्रकार से जो ध्वनियाँ की जाती हैं वह सर का मतलब पूरे शरीर का जो है उस तरह से हाव भाव दिखाते हुए वह ध्वनि की जाती है ताकि वह ध्वनि को पहचान सके, साथ में वह दूसरे ध्वनियों से अंतर कर सके और उच्च और निम्न ध्वनियों को भी वह अलग अलग ढंग से पहचान सके। दूसरा इसमें जो मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ओठों का जो संचालन होता है, जैसे ओठों का जो संचालन होता है, तो होता क्या है कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं अगर उनको लंबा सेंटेंस बोलेंगे तो उनको दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते क्या बोल गए, पूरा शुरू का सुन पाता है तो लास्ट में या बीच में गड़बड़ा जाता है, शब्द मिस कर जाते हैं, नहीं सुनाई दे पाता तो गड़बड़ जाता है। तो ऐसे में जो ओठ के संचालन, ओठ के माध्यम से उनको क्या किया जाता है, ओठ के माध्यम से भी उनको सूचना प्रदान की जाती है या जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें होता क्या है, ओठ के माध्यम से, ओठों के हाव भाव के माध्यम से, ओठों के संचालन के माध्यम से भी उन्हें जो है शब्दों को समझने, जानने, पहचानने संबंधी बातों को सिखाया जाता है या समझाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसकी दो विधियाँ होती है, एक एनालिटिकल विधि होती है। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनके लिए छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करके उन्हें पढ़ाया जाता है ताकि वो स्पष्ट रूप से समझ सके। जब छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा तब आप ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हैं, ज़्यादा लंबा सेंटेंस रहेगा तो आप ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं। तो जो छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है उसे एनालिटिकल विधि कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से। वही दूसरी विधि है सिंथेटिकल विधि। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो ध्वनि की जाती है, जो ओठों का संचालन किया जाता है, वो एकाग्रता यानी किसी चीज़ को कंसंट्रेशन बढ़ा करके उसे सिखाने वाली क्षमता का विकास किया जाता है। किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन या एकाग्रता उसको बढ़ा करके उसको बताने समझाने का संबंधी कार्य किया जाता है। सिंथेटिक विधि एकाग्रता यानी ओठों के माध्यम से एकाग्रता को बढ़ावा देते हुए विषय वस्तु को समझाने पर बल दिया जाता है। वही एनालिटिकल विधि के अंतर्गत शब्दों के, ओठों के संचालन के माध्यम से छोटे छोटे सेंटेंस बनाए जाते हैं और उसके आधार पर उसे सुनने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, सुनने के योग्य बनाया जाता है ताकि वो बालक पढ़ाई हुई विषय को समझ सके, जान सके, याद कर सके। और दूसरा है मैनुअल संप्रेषण विधि। जो मैनुअल संप्रेषण विधि होती है, इसमें मैनुअल संप्रेषण विधि के अंतर्गत दो प्रकार का, एक चिन्ह भाषा होती है, एक फिंगर स्पेलिंग होती है। जो चिन्ह भाषा होती है इसमें क्या होता है, अध्यापक जो है अपने हाव भाव से माध्यम से हाव भाव ऐसा प्रदर्शित करता है, वैसा चित्र दिखाता है, वैसी आकृति दिखाता है या वैसी स्वयं आकृति, एक प्रकार से नाटक वाला जो फार्मूला अपनाया जाता है। अध्यापक वैसा हाव भाव दिखाता है, वैसा चित्र दिखाता है, वैसा पूरे सारे बॉडी लैंग्वेज प्रस्तुत करता है, यानी चिन्हों के माध्यम से उसे पढ़ाया जाता है। जैसे प्रसन्नता है तो हंसता हुआ चेहरा, दुखी है तो रोता हुआ चेहरा, कोई विषय के पक्षियों के बारे में, जंगल के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसका चित्र दिखा करके उसे, यानी चिन्ह के माध्यम से उसे पढ़ाने पर बल दिया जाता है, क्योंकि उसे पूरी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये जो होता है, दूसरी जो विधि होता है, यह गंभीर रूप से या थोड़ा अधिक मात्रा में श्रवण बाधित बालक है तो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इसमें चिन्ह के माध्यम से उसे पढ़ाया लिखाया जाता है। दूसरा है फिंगर स्पेलिंग। इसमें जो है अंगुलियों के माध्यम से उसे संचालन, अंगुलियों के माध्यम से उसके बोलते हुए अंगुलियों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह शुरू में जब उसका अभ्यास करा दिया जाता है या उसे प्रारंभ से ही अगर उसको बताया जाता है कि इस तरह से इसका ये अर्थ होता है, अंगुलियों का हवा में संचालन किया जाता है। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो गई है, इससे दो लोग आपस में बहुत ज़्यादा
मतलब आदर करते हैं, तो ऐसे एक प्रकार से जो है अंगुलियों का हवा में जो है संचालन करते हुए उन्हें जो है बोलते हुए प्रदर्शित किया जाता है, ताकि वो आराम से उस चीज़ को क्या करे, समझ सके, उसका संबंध जोड़ सके, उस विषय को जान सके। उसको कहते हैं फिंगर स्पेलिंग। इन दोनों विधियों का प्रयोग करके जो है उसको जो है पढ़ाने लिखाने संबंधी जो है बातों को समझाने का प्रयास किया जाता है। वही अगर हम बात करें ये वाली जो संपूर्ण संप्रेषण विधि, इसका इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या होता है, सभी चीज़ों का, इसमें ध्वनि का, ओठ का और आपके जो बॉडी लैंग्वेज, जो साइन लैंग्वेज है, जो चित्र के माध्यम से चलती है, चिन्ह का, और फिंगर, इन चारों का प्रयोग होता है। इन चारों का एक साथ प्रयोग होता है। इसके संग संग यंत्र जो होते हैं, अगर ज़रूरत है जिस बालक को, उसको यंत्र दे करके, कान में सुनने वाले यंत्र दे करके उसको जो है, और उसके माध्यम से ज़ोर ज़ोर से ध्वनियों का इत्यादि का, यानी संपूर्ण संप्रेषण विधि में समस्त गतिविधियों का ज़ोर ज़ोर से बोलना, ओठों का संचालन करना, हवा में उंगलियों को प्रशासित करना, और जो है चिन्ह को दिखाना, वैसा हाव भाव दिखाना इत्यादि जो है का एक साथ प्रयोग करके उसे सिखाने पर, उसे किसी विषय को समझाने पर बल दिया जाता है। ये जो है संपूर्ण संप्रेषण विधि, इस समय इसका सबसे ज़्यादा जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण दे करके अध्यापकों को और श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने पर बल दिया जाता है। जो ऐसे जो संपूर्ण संप्रेषण विधि है, इसके अंतर्गत जो पूर्ण रूप से जो है, या पूर्ण रूप से जो श्रवण बाधित बालक है उनको भी पढ़ाया जाता है। यानी सभी प्रकार के श्रवण बाधित बालकों के लिए यह विधि सबसे उत्तम होती है, क्योंकि इसमें सभी विधियों का एक साथ प्रयोग होता है और एक ही या स्पेशल क्लास में या एक ही सामान्य कक्षा में सभी बालकों को एक साथ पढ़ाने में मदद भी मिलती है। तो इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिन संसाधनों के अंतर्गत विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करता है और प्रयास करते हुए उन्हें अधिगम कराने में सफलता मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप महत्वपूर्ण संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करके श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने में सफल होंगे। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हरिओम।